साथियों नमस्कार। क्लास 10th टॉपिक चल रहा था आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से अपने स्टडी की ओर ध्यान दे रहे हैं और आप अपने अध्ययन के प्रति सचेत और सजग हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक 10th क्लास का 19 मई और टॉपिक चल रहा है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 4 नंबर का आपके लिए आता है। इसके बारे में आपको विशेष विवरण लिखा चुका हूं, बता भी चुका हूं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आपको जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा इसमें आपका एक सेंटेंस, रिक्त स्थान और ब्रैकेट में आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आएगी। आपको ध्यान देना है कि इसमें कल आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। 20 तारीख को आपका ये टॉपिक सामान्य तरीके से समाप्त हो जाएगा, लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही एक टॉपिक और है आपका जुड़ा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस। मैंने आपको उस दिन बताया था, आपके शर्त वाले वाक्य, उनकी जब हम बात करते हैं तो आपको एक दिन और इसमें लग जाएगा। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में मैं आपके कई नियम लिखवा चुका हूं, जिसमें से 2 नियम तो हैं आपके फ्यूचर टेंस के, 3 नियम मैंने आपको लिखवाए हैं आप यानी कि प्रेजेंट टेंस के, 5 और आपको 2 नियम में लिखवा चुका हूं पास्ट टेंस के, 7 आपके नियम लिख चुके हैं। यह बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। आपका उस दिन का जो रह गया था रूल, यदि किसी वाक्य में लिखना है सभी को, 2 क्लॉज आते हैं और वे क्लॉज बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हों तो बिफोर से पहले हेड प्लस एमबी थर्ड, कोष्टक में लिखना है पास्ट परफेक्ट, और बाद में एमबी सेकेंड या डिड प्लस एमबी फर्स्ट, कोष्टक में लिखना है पास्ट इंडेफिनिट भरते हैं। ये आपका बिफोर का ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। एमबी सेकेंड, डेड प्लस एमबी फर्स्ट, मैंने आपको बताया डेड एमबी फर्स्ट का मतलब आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट भरते हैं, लेकिन आफ्टर से क्लॉज जुड़ते हैं तो आफ्टर के बाद हेड प्लस एमबी थर्ड वह पहले एमबी सेकेंड ऑब्लिक डिड फर्स्ट भरते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, इसको उतारिए। मैं यहां इसको समझाता हूं, कुछ बच्चों के समझ नहीं आएगा क्या है ये। इसमें आपको 2 क्लॉज दिए हुए आएंगे और दोनों क्लॉज आपके किससे जुड़े हुए रहते हैं? बिफोर से
B4 से नहीं जोड़ते हैं तो किससे जुड़ेंगे? आफ्टर से। या तो जुड़ेंगे B4 से, और B4 से नहीं जुड़ते हैं तो किससे जुड़ेंगे? ये आफ्टर से जुड़ेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि किस किस प्रकार से ये आपको यहां रिक्त स्थान भरना है। आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा। देखिए, आपको ऐसे आएंगे दो क्लॉज, ऐसे, मतलब यहां से और यहां तक एक वाक्य है, यहां से और यहां तक एक वाक्य है, लेकिन क्लॉज कितने हैं? दो, एक यहां और एक यहां, एक यहां एक यहां। दोनों क्लॉज किससे जुड़े रहते हैं? या तो B4 से या आफ्टर से। अब बात आती है क्लॉज क्या है सर, ये क्लॉज समझ में नहीं आया। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, सीधी सीधी आपको समझाता हूं, एक वाक्य जिसमें जितनी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती हैं उतने ही क्लॉज होते हैं, लेकिन यदि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया कहीं एक साथ आई हुई हैं तो वो एक ही यूनिट माना जाएगा, एक ही क्लॉज माना जाएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब बताइए, इसमें एक तो एम आ गया और एक प्लेइंग आ गया, दो क्रिया आ गई, पर क्लॉज एक है क्योंकि दोनों एक साथ आई है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। लेकिन यहां किसी भी और कनेक्टर से, कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटर से ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, एंड ही इज स्लीपिंग, और वह सो रहा है। तो इसमें दो क्रिया हो गई, एक तो एम प्लेइंग और एक इज स्लीपिंग। कितने क्लॉज हो गए इसमें? दो क्लॉज। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जितनी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती है उतने क्लॉज होते हैं। अब आपको तो भरनी है वर्ब। कैसे भरनी है? कभी कभी इसमें दो खाली जगह आ जाती है, B4 से पहले और B4 के बाद, या आफ्टर से पहले और आफ्टर के बाद। होता क्या है कि B4 से पहले कभी कभी एक खाली जगह आती है, एक भरी आती है, एक भरी आती है, एक खाली जगह आती है। या तो ये भरी हुई आएगी, ये खाली जगह आएगी, या ये भरी हुई आएगी, ये खाली जगह आएगी। ऐसे इसमें या ये खाली जगह आएगी, ये भरी हुई आएगी, ये भरी हुई है खाली, ऐसे आपको ये आएगी। B4 से पहले आपको क्या भरना है? हैड प्लस MB थर्ड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में क्या भरना है? MB सेकेंड। डिड फर्स्ट भी हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आफ्टर से पहले क्या भरना है? MB सेकेंड, बाद में क्या भरना है? हैड प्लस MB थर्ड। ये आपको नियम ध्यान रखना है। कैसे? B4 माने क्या होता है? से पहले। मान के चलिए MB सेकेंड भरी, B4 आ गया, कोई सेंटेंस किससे जुड़ गया? B4 से जुड़ गया, और B4 के बाद में MB सेकेंड दिया हुआ है, यहां खाली जगह है, तो तुमको क्या भरनी है? हेड थर्ड। B4 आ गया, पहले हेड थर्ड दी हुई है, इधर खाली जगह है, क्या भरनी है आपको? MB सेकेंड, और खाली जगह नेगेटिव है तो क्या भरनी है? डिड फर्स्ट। इसमें नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हेड थर्ड ही आएगी, लेकिन इसमें नेगेटिव होने पर डिड फर्स्ट आएगी। ऐसे आफ्टर से पहले क्या भरोगे? MB सेकेंड, बाद में क्या भरोगे? हेड थर्ड। और इनमें से यदि कोई एक खाली जगह भरी हुई आती है तो दूसरी में आपको जो भरना है, ध्यान रखिए इसको, समझना कैसे है। B4 माने क्या होता है? से पहले, तो पहले आपको क्या भरना है? हेड थर्ड, और बाद में सेकेंड। आफ्टर माने क्या होता है? के बाद, तो बाद में आपको क्या भरना है? हेड थर्ड, और पहले क्या भरना है? MB सेकेंड। अब ध्यान देना है, फिर दोबारा से मैं इसको रिकॉल कर देता हूं, आपको दोहरा देता हूं, रिपीट कर देता हूं। B4 से पहले हेड थर्ड। B4 माने होता क्या है? से पहले, तो आप पहले क्या भरोगे? हेड थर्ड, और B4 के बाद क्या भरोगे? MB सेकेंड। ऐसे ही आफ्टर से पहले MB सेकेंड और बाद में हेड थर्ड। B4 माने पहले होता है तो पहले हेड थर्ड भरो, और आफ्टर माने बाद में होता है तो बाद में हेड थर्ड भरो। आगे समझ में?
बिफोर मान क्या होता है, पहले तो पहले हेड थर्ड भरो, और आफ्टर मान क्या होता है, बाद में तो बाद में क्या भरो, हेड थर्ड भरो। बस ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस डेफिनेशन इसको लिख लीजिए, क्या बता रहा है ये। द सेंटेंस हैज टू क्लॉजेस connected with before oblique after। वाक्य कितने क्लॉज रखता है, 2। और ये दोनों क्लॉज किससे जुड़े रहते हैं, बिफोर से या आफ्टर जुड़े हुए होते हैं। इफ द क्लॉजेस connected with before, then write had plus MB third before it, या before से पहले, and MB second oblique did first after it। इट किसके लिए आया, बिफोर के लिए। हम बार बार बिफोर लिखें, ठीक नहीं है। इफ देयर इज आफ्टर, देन राइट MB second before it and had plus MB third after it, या डेड फर्स्ट लिख लेना। कहने का मतलब हिंदी और समझ लेता हूं, यदि सेंटेंस हैज टू क्लॉजेज, वाक्य में 2 क्लॉज हैं, कनेक्टेड विद बिफोर या आफ्टर, किससे जुड़े होते हैं, बिफोर से या आफ्टर से। इफ द क्लॉजेज कनेक्टेड विद बिफोर, यदि क्लॉजेज किससे जुड़े हुए हो, बिफोर से जुड़े हुए हो, देन तो राइट लिखो हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बिफोर इट। इससे पहले, किससे पहले, बिफोर से पहले। बिफोर से पहले वाले क्लॉज में क्या लिखेंगे, हैड MB थर्ड, और बाद में एंड MB सेकेंड, और MB सेकेंड लिखो या डिड फर्स्ट लिखो आफ्टर इट। इसके बाद, किसके बाद, बिफोर के बाद। बिफोर से पहले MB हैड प्लस MB थर्ड, और बिफोर के बाद में क्या लिखोगे, MB सेकेंड। और यदि आफ्टर आता है तो क्या लिखेंगे, MB सेकेंड या डिड फर्स्ट लिखेंगे, बिफोर इट इसके पहले, किसके पहले, आफ्टर के पहले, एंड हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आफ्टर इट इसके बाद, किसके बाद, आफ्टर के बाद। आफ्टर के बाद क्या लिखोगे, हैड प्लस MB थर्ड, और पहले MB सेकेंड या डिड फर्स्ट। और बिफोर से पहले क्या लिखोगे, हैड प्लस MB थर्ड, और बाद में क्या लिखोगे आप, MB सेकेंड या डिड फर्स्ट। आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा। अब आप इसके उदाहरण लिखिए। The patient died before the doctor, रिक्त स्थान ही मान लो इसको भी, रीच द हॉस्पिटल। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, या इससे पहले कि डॉक्टर अस्पताल पहुंचा, बिफोर द डॉक्टर तो लिखा ही नहीं, बिफोर द डॉक्टर। द पेशेंट रिक्त स्थान डाई बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल। 2 क्लॉज हैं, 2 रिक्त स्थान हैं, और दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, बिफोर से।
तो बिफोर से पहले देखिए आप क्या लिखोगे, हैड, और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। और बिफोर के बाद में क्या लिखोगे, द डॉक्टर रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। और नॉट लगा हुआ होता तो क्या लिख देते, डिड रीच। कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम हो सकती है, सर रीच के बाद टू वगैरह कुछ नहीं लगाया, टू हॉस्पिटल, नहीं, रीच के बाद टू नहीं लगता है, जैसे कि इंटर के बाद इनटू नहीं लगता है। प्रवेश, इंटर, इंटर वर्ब इनटू और इन पर पोजीशन नहीं लेती है। उसी प्रकार से रीच जो वर्ब है वो टू नहीं लेती है। आई रीच्ड जयपुर ये आएगा, आई रीच टू जयपुर ये नहीं आएगा, बिकॉज रीच इज ए वर्ब दैट डज नॉट टेक ए टू प्रपोजिशन आफ्टर इट। टू प्रपोजिशन ये नहीं लेती है। एक सेंटेंस और लेते हैं, एक ही हो गया। दूसरा, द बेल ये सेंटेंस, द बेल रिक्तिस्तान रिंग आफ्टर आई रिक्तिस्तान इंटर द स्कूल, ये सेंटेंस आपका। अब आप इसमें देखिए, पहले सेंटेंस में द बेल रिक्तिस्तान रिंग, रिंग माने क्या होता है, घंटी बजना। रिंग माने क्या होता है, घंटी बजना। आफ्टर दिया हुआ है और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, आफ्टर से जुड़े हुए हैं। पहला और दूसरा दोनों क्लॉज मैंने आपको बताया था, या तो जुड़ेंगे बिफोर से या जुड़ेंगे किससे, आफ्टर से। तो आप क्या लिखोगे, द बेल, आफ्टर माने क्या होता है, बाद में, तो बाद में हैड थर्ड लिखेंगे, आई हैड इंटर्ड, और पहले क्या लिख देंगे, एम बी सेकेंड, रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रिंग। ध्यान रखना, घंटी बजने के लिए रिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, बाजा बजाने के लिए बज का प्रयोग करते हैं, बाजा बजता है तो बज का प्रयोग करते हैं। अब वैसे बाजा बजा थंब का प्रयोग करते हैं, थंपिंग, थंपिंग द ड्रम। बज माने भी बजना होता है। आप किसी और म्यूजिक इक्विपमेंट को बजा रहे हो तो वहां प्ले का प्रयोग करते हैं, प्लेइंग गिटार, गिटार बजाना, इस तरीके से। तो आपने समझ में आ गया होगा, आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बाद में हेड थर्ड। ऐसे बिफोर दिया हुआ है, बिफोर वन पहले होता है, पहले हेड थर्ड लगाएंगे और बाद में एमबी सेकंड। ये आपका क्लियर हो गया। अगले नियम पर आते हैं और आप लिखिए, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में समय से पहले सिंस या फोर आता है, वह यह वाक्य व्हेन ऑब्लिक व्हाइल प्लस एमबी सेकेंड या डिड फर्स्ट के साथ दूसरे क्लॉज से जुड़ा हुआ है, तो रिक्त स्थान में हैड बीन
प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी भरते हैं। एक बार आप इसको कॉपी करते हो। चलिए मैं इंग्लिश में और लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम के लिए। इफ देयर इज, ये इंग्लिश मीडियम में लिखना है, सिंस और फोर बिफोर टाइम and when oblique while plus mb second did first. In the second clause, then write had been plus mb first ing in the blank. देखिए, यदि देयर इज सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस या फोर है बिफोर द टाइम समय से पहले, एंड व्हेन ऑब्लिक वाइल, व्हेन या वाइल कुछ भी हो सकता है, प्लस एम बी सेकेंड या डिड फर्स्ट इन द सेकेंड क्लॉज, दूसरे क्लॉज, क्लॉज कितने आएंगे? दो आएंगे। क्लॉज कितने आएंगे? दो। और एक क्लॉज में तो समय से पहले क्या दिया हुआ है? सिंस फोर। और दूसरे क्लॉज में व्हेन या वाइल प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आप उसमें रिक्त स्थान में क्या भर दोगे? हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी रिक्त स्थान में आप भर दोगे। आप इसको उतारिए, कॉपी कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड मटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको आराम से आसानी से उतार सकते हो। मैं इसके उदाहरण यहां समझाता हूं, लेकिन उदाहरण समझाने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बताना क्या है? इस प्रकार के नियम में मैं आपको दो नियम पहले और लिखवा चुका हूं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आशा करता हूं आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या ये उतार लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप समझने का प्रयत्न करो, प्रयास करो। देखिए, एक सेंटेंस तो ये है आपका, एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस आपका ये है, प्रिय विद्यार्थियों, ये नियम मैं आपको लिखवा चुका हूं, उदाहरण भी लिखवा दिया। ये नियम लिखवा चुका हूं, उदाहरण भी लिखवा दिया, और ये जो नियम है ये अब चल रहा है। हम बात करते हैं, मैंने आपको पांचवा नियम लिखाया है शायद। पांचवें नियम में मैंने बताया था समय से पहले सिंस या फोर आता है, बताया था, देख लेना कॉपी में। समय से पहले आपको सिंस या फोर मिलता है तो ये कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय से पहले सिंस फोर आता है तो यह क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको क्या भरना है? हैज बीन या हैव बीन और एमबी फर्स्ट आईएनजी। समय से पहले सिंस फोर आता है तो आपको हैज बीन, हैव बीन प्लस एमबी फर्स्ट आईएनजी भरना है। और ध्यान दीजिए, यदि आपको व्हेन या व्हाइल बीच में क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है? व्हेन
व्हेन नहीं आएगा तो क्या आएगा, व्हाइल। और इसके व्हेन या व्हाइल के आगे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म या डिड फर्स्ट दी हुई आती है। तो मैंने आपको नियम नंबर लिखाया था 7वां। और 7वें नियम में क्या बताया था, व्हेन या व्हाइल प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म या डिड फर्स्ट आती है तो रिक्त स्थान में क्या भरोगे, वॉज या वर प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी। बताओ मैंने बताया था नहीं बताया था, समझाया था नहीं समझाया था, समझाया था। अब बात आती है इसकी, कौन से नियम की, 9वें नियम की। इसमें क्या है कि समय से पहले आपको सिंस फोर भी आएगा और व्हेन या व्हाइल भी आएगी, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म और डिड फर्स्ट भी आता है। तो आपको रिक्त स्थान में फिर क्या भरना है, हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी। कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं फिर दोहराता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस दोनों जब मिल जाते हैं तो वो टेंस बन जाता है कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस और ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों से मिलकर के ये बन गया। सिंस फोर आ गया तो ये लिखो, व्हेन व्हाइल ये आ गया तो ये लिखो, और सिंस फोर भी आ गया, व्हेन व्हाइल भी आ गया तो ये लिखना है। ओके डियर्स, मैं आपको यहां अब उदाहरण लिखा देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए उदाहरण लिखते हैं यहां, सी रिक्त स्थान वह रिक्त स्थान वॉस हर शर्ट्स when I reached home, when I reached home। देखिए she was her shirts for half an hour when I reached home। जब मैं घर पहुंचा तो वह आधे घंटे से अपनी शर्ट्स को धो रही थी, कमीजों को धो रही थी। प्रिय विद्यार्थी, मैं इस सेंटेंस को यहां आपको नहीं लिखता हूं, हाफ एन आवर, ये नहीं लिखा। अब बताइए आप क्या भरोगे, शी रिक्त स्थान वॉश हर शर्ट्स फॉर हाफ एन आवर, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या भर दोगे, हैज बीन वॉशिंग। चलिए छोड़िए, शी रिक्त स्थान हर शर्ट्स मैंने ढक दिया फॉर हाफ एन आवर, मैं इसको नहीं देखने दूंगा आपको। शी रिक्त स्थान वॉश हर शर्ट्स व्हेन आई रीच्ड होम। अब बताइए आप क्या भरोगे, फॉर हाफ एन आवर नहीं लिखा हुआ, क्या भरोगे, वॉज वॉशिंग, शी वॉज वॉशिंग हर शर्ट्स व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो शर्ट्स धो रही थी। अब मैंने लिख दिया फॉर हाफ एन आवर, ये आ गया फॉर हाफ एन आवर और वहन आ गया और सेकंड फॉर्म ये भी आ गया। तो आप बताइए क्या भरोगे, हैड बीन वॉशिंग, शी हैड बीन वॉशिंग। आई रिक्त स्थान स्टूडेंट्स since morning
when my friend knocked at the door, जब मेरे मित्र ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं सुबह से ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। चलिए मैं इसको यहां छुपा लेता हूं। क्या भरोगे? आई रिक्तिस्तान टीच द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, ये होगा आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, हैव बीन टीचिंग लगा देंगे। लेकिन अभी मैं इसको ढक लेता हूं सिंस मॉर्निंग को। अब बताइए, आई रिक्तिस्तान टीच द स्टूडेंट्स व्हेन माय फ्रेंड नॉक्ड एट द डोर। जब मेरा मित्र दरवाजे पर आया, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया तो मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। वॉज टीचिंग लगा देंगे, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स व्हेन माय फ्रेंड नॉक्ड एट द डोर। लेकिन ये आ गया सिंस मॉर्निंग में, जब मेरा मित्र दरवाजे पर खटखटाया, मेरे मित्र आया तो मैं सुबह से ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। क्या लगा देंगे? हैड बीन। और टीच में क्या लगा देंगे? आईएनजी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यही इसमें बताया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कठिन नहीं है ये, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही मिलकर के आपका एक टेंस का निर्माण करते हैं। वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, उतार लिया होगा शायद आपने। मैं 2 सेकंड के लिए हट गया था कि आप उतार लें। नहीं उतार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको उतार सकते हो। कुछ बच्चों को लगता है साहब हटते नहीं है, सीनियर क्लास के बच्चों को ऐसा लगता है सर हटते नहीं है, आप फिर स्क्रीनशॉट कहां से लें? चलिए आप उतार लीजिए इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले नियम पर। चलें देखते हैं। आपका एक टेंस रह गया, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में एवरी प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, डेली, frequently, often, always, never, seldom, usually, generally, rarely, इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब एक शब्द आएगा इसमें से। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इफ द सेंटेंस, और देयर इज एवरी टाइम ऑब्लिक ईच टाइम, या देयर आर कॉमा लगा के लिख देना। इन एनी इंग्लिश सेंटेंस, देन, तो, देन ऐसे लिख सकते हैं। खुद लिखना सीखिए थोड़ा सा। हाँ, जानते हैं आप 10th क्लास में पढ़ी, यू आर स्टडीइंग इन क्लास 10th, सो यू नो वेरी वेल हाउ टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आप जानते हो इनको कि कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप अपने स्तर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो रिक्त स्थान में एम बी फर्स्ट, एस या ई एस, ऑब्लिक, डू डज प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं। आपको ध्यान देना है
ये शब्द हैं जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच टाइम, ईच डे, ऐसे आपको यहां आता है। एवरी और ईच के बाद टाइम होना चाहिए। ध्यान रखना है, एवरी और ईच के बाद टाइम होना चाहिए। एवरी और ईच के बाद आपको यहां कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जैसे कि एवरी पर्सन, एवरी वन, ऐसे नहीं। एवरी टाइम होना चाहिए, ईच टाइम होना चाहिए, डेली होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली जानते हो, बारंबार। बारंबारता यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th 10th, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी इन क्लास 10th मैथमेटिक्स, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंटली, ऑफन, अक्सर, डेली, रोजाना, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभी, यदा कदा, कबू कबू, यूजुअली, सामान्यतः, जनरली, सामान्यतः, रेयरली, मुश्किल से, इत्यादि शब्द यदि आपको यहां आते हैं तो आप, ये टेंस कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय डियर्स, दिस टेंस इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, and in this tense we use the first form of the main verb and s or es with the singular person, singular noun. Do, does, MB फर्स्ट, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि इनमें से कोई शब्द आता है, यदि आपका कर्ता बहुवचन हो, मतलब यदि आपका कर्ता होता है आई, वी, यू, दे, ये तो सर्वनाम है। इसके अलावा आपका बहुवचन संज्ञा हो तो क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपका कर्ता हो ही, सी, इट, ये तो सर्वनाम है। इनके अलावा कोई संज्ञा यदि हो एक वचन तो उनमें हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। अब एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे जो वर्ब आती है उसके पीछे ओ, एक्स, जेड, डबल जेड, सी एच, एस, डबल एस, एस एच, ये दिए हुए होते हैं। कौन कौन से? ओ, एक्स, जेड, डबल जेड, सी एच, एस, डबल एस, एस एच, ये दिए होते हैं तो आप उसके पीछे क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे, अन्यथा क्या लगाओगे? एस। लेकिन कब? जब आपका कर्ता क्या हो? एक वचन हो। और कर्ता यदि आपका बहुवचन है, आई को छोड़ करके, ध्यान रखना, तुम ये मान लो आई वाला ग्रुप जो है, आई है, वो बहुवचन ग्रुप में आता है। हम ऐसे नहीं लेते हैं इनको, संज्ञा को लेते हैं, संज्ञा एक वचन और संज्ञा बहुवचन। सर्वनाम को कैसे लेते हैं? सर्वनाम का एक ग्रुप ही, सी, इट और दूसरा ग्रुप आई, वी, यू, दे। किसी टेंस में सर्वनाम के तीन ग्रुप हो जाते हैं, ही, सी, इट एक ग्रुप, यू, वी, दे एक ग्रुप और आई अकेला एक ग्रुप। किसी टेंस में क्या होता है? ये ही, सी, इट, आई एक ग्रुप में आ जाते हैं और यू, वी, दे एक ग्रुप में आ जाते हैं। और किसी टेंस में क्या हो जाता है? आई और वी एक ग्रुप में आ जाते हैं, बाकी सभी सर्वनाम, संज्ञा, सारे जो कर्ता होते हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। और यदि मान के चलिए आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो हम डू या डज के साथ में क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना है आपको कि डू या डज मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आपको यहां एस या ईएस बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि एक वचन के साथ में तो लगाते हैं डज, ही, सी, तो एक वचन संज्ञा के साथ में, आई, वी, यू, दे बहुवचन साथ में क्या लगाते हैं? डू। अब हम एस या ईएस इसलिए नहीं लगाते मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि डू यहां लिखा हुआ ये रहा, ये बहुवचन के साथ है, और एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? एस, ईएस। लेकिन नकारात्मक प्रश्नवाचक इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? डज का। डू में क्या लग गया? पीछे ईएस लग गया, ऑलरेडी लगा हुआ है डज में, इसलिए हम मुख्य क्रिया और जो आती है ना उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आप सभी को, you all have to write these examples of present indefinite tense or correct form of the verb.
एग्जाम्पल्स में क्या है, देखिए, शी ऑफन कम टू मी, ऑफन नहीं लिखा, शी ऑफन, या I Rikthistan get up daily at 5 o'clock. मैं रोजाना सुबह 5 बजे जगता हूं इन द मॉर्निंग। अगला उदाहरण लेते हैं, आई रिक्तस्थान अर्न 40,000 रुपीज एवरी मंथ। ये रुपीज ये आपका हिंदी नहीं है, ये रुपए का प्रतीक है। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, फ्रेंच में लिखो, जर्मन में लिखो, किसी भाषा में, संस्कृत में लिखो, सब में यही है, रुपए का प्रतीक है। उदय कुमार ने दिया था इसको। 3 हो गए, चौथा आप लिख सकते हो इसमें, आई go to temple every day। ये आपके 4 सेंटेंस दिए। प्रिय विद्यार्थियों, शी ऑफन, कौन सा शब्द आया हुआ है इसमें? ऑफन। कम में क्या लगा देंगे हम? कम का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, लेकिन कर्ता एक वचन सी है, क्या लगा देंगे? एस। तो इसमें तो ये बन जाएगा। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आ गया? डेली। इस वजह से हम मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? गेट। आप यहां आ गए। इसमें एस या ईएस हम लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ता कौन है? आई। अगले में भी कर्ता कौन है? आई। 40,000 रुपीज एवरी मंथ, मैं बताता एवरी टाइम आता है, मंथ महीना टाइम है, तो आई मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे अर्न। एस या ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि कर्ता इसी एक वचन संज्ञा होती तो हम क्या लगा देते? एस या ईएस। अब आगे चलते हैं हम यहाँ, आई रिक्तस्थान गो टू टेम्पल एवरी डे, तो इसमें भी आप क्या लगा दोगे? आई के बाद में गो, कौन सा शब्द आ गया? एवरी डे। इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि हम बात करते हैं तो इस टेंस में केवल यही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके और बहुत सारे नियम हैं। आपको मैंने नरेशन में कुछ लिखवाया था कि कोई भी सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला हो, एटर्नल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य वाला हो, नेचुरल एक्टिविटीज स्वाभाविक गतिविधियों वाला हो, नेचुरल आपकी हैबिचुअल आदत अनुसार होने वाला कार्य हो, यदि आपका उसमें आदत अनुसार कार्य नहीं आता है तो उसमें आपका कोई मैथ्स फॉर्मूला हो, गणित का नियम हो, साइंस फॉर्मूला हो, कोई आपका क्या कहते हैं लाइव टेलीकास्ट हो, सीधा प्रसारण यदि आता है, तो उसमें रनिंग कमेंट्री, आंखों देखा हाल यदि सुनाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहां, मैंने उसमें भी बताया था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। द स्टार शाइन इन द स्काई, तारे आकाश में चमकते हैं। तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि मुक्रिया फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस में ही लिखना है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये इसी में आते हैं। द सन राइजेस अबव द हिल्स, सूर्य
पहाड़ियों से ऊपर उगता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसमें किसका प्रयोग करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। द गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, गंगा नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, बहती है। तो इन सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये हो गए। इसका जो दूसरा पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी गतिविधियों को हम यहां लिखते हैं, उसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। ओके डियर्स, कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा पार्ट है, वो भी आपको करवाया जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं, पूरा स्कूल मैनेजमेंट, विशेषकर आपके डायरेक्टर महोदय विशेष आपके साथ हैं। और आपका जो क्या कहते हैं टेस्ट वगैरह की प्रक्रिया, वो भी आपको वो सर बता देंगे, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ओके डियर्स, पढ़ते रहिए। कोई समस्या यदि आपको आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आप सीधे संपर्क भी कर सकते हो। तो आपकी क्लास यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक्स।